हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स, जिसे हम AKTU के सिलेबस में डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर 3 के नाम से जानते हैं। इसका सब्जेक्ट कोड है RC701। हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू स्टील स्ट्रक्चर्स, स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर्स में क्या दिक्कत थी जिसे छोड़ के हमें स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ गई। हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील के बारे में स्टडी करेंगे और माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, कैसे बनते हैं माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और रोल्ड स्टील सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, हमारे लिए कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं, और किस टाइप के रोल्ड स्टील सेक्शन को यूज़ करके हम टेंशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं, कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं, और कौन से मेंबर्स को यूज़ करके हम फ्लेक्सर या जिसे हम बेंडिंग मेंबर कहते हैं, बेंडिंग मेंबर का डिज़ाइन करते हैं। कन्वेंशन फॉर मेंबर एक्सेस क्या होते हैं, हम किसी भी मेंबर्स में या रोल्ड स्टील सेक्शंस की बात करें उसमें किस एक्सेस को हम मेजर एक्सेस कहते हैं, किस एक्सेस को हम माइनर एक्सेस कहते हैं, और किस लोडिंग कंडीशन में हम किस एक्सेस के अबाउट स्टडी कर रहे होते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। और अलग अलग लोड्स कौन कौन से होते हैं, हम हर एक लोड के बारे में स्टडी करेंगे और कौन से स्ट्रक्चर पे कौन सा लोड कब एक्ट कर रहा होता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। और अलग अलग लोड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, एक टाइम पे किस लोड का कितना परसेंट एक्ट करता है जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसका कितना परसेंट कंसिडर करके हम डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर को, और उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं लोड कॉम्बिनेशन। और उस लोड कॉम्बिनेशन में से जो हाईएस्ट लोड कॉम्बिनेशन होता है उस लोड को लेकर हम एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमें बहुत सारी डिज़ाइन फिलॉसफीज मिली और उनमें बेसिक हम 3 डिज़ाइन फिलॉसफी के बारे में स्टडी करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। और हमारे सिलेबस में बेसिकली सारे डिज़ाइन लिमिट स्टेट मेथड से ही हैं, इसलिए हम ज़्यादा फोकस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड पे, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। लिमिट स्टेट मेथड में 2 टाइप की स्टडी करते हैं हम, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ की और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की, उसे देखेंगे हम। और प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर हमने डिज़ाइन कर दिया तो उसकी फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है और उसके सक्सेसफुल होने की मतलब लोड को कैरी करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। इस यूनिट में हम कुछ फेलियर कंडीशंस को भी देखेंगे, जैसे लोकल बकलिंग ऑफ प्लेट मेंबर्स, किसी भी रोल्ड स्टील मेंबर में और उसके किसी भी पार्ट में, किसी भी उसके प्लेट मेंबर में कब किस टाइप का बकलिंग फेलियर होता है उसकी स्टडी करेंगे। लैमेलर टियर क्या होते हैं और रेसिडुअल स्ट्रेसेस कैसे रोल्ड स्टील मेंबर्स में जनरेट हो जाते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें स्टील स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है। स्टील स्ट्रक्चर हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें टाइम के साथ साथ जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया, इम्प्रूवमेंट होता गया, हमें लॉन्ग स्पैन ऑफ ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ने लगी। हम बहुत लंबी लंबी नदियों को क्रॉस करना चाहते थे, हम हाई राइज बिल्डिंग बनाना चाहते थे। उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल था वो था कंक्रीट। कंक्रीट के कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेज हैं जिसे हम ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, जैसे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में कोई समानता नहीं है उसके कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि इसके जो कंक्रीट के ग्रेन्स होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए उसमें फेलियर कभी भी किसी भी समय किसी भी प्लेन पे हो सकता है, कोई एक डिफाइंड प्लेन नहीं होता उसका फेलियर का। इस प्लेन से भी हो सकता है, इस प्लेन से भी हो सकता है, ठीक। लेकिन कंप्रेशन में वो ज़्यादा स्ट्रेंथ इसलिए प्रोवाइड कर पाता है क्योंकि जब भी हम उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो
कंप्रेशन में एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है स्टील का। सपोज हमने 1 kg ऑफ स्टील लिया, 1 kg ऑफ वुड लिया और 1 kg ऑफ कंक्रीट लिया। उसको यूज करके हम जो भी एक सिमिलर मटेरियल, सिमिलर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसमें हमें स्टील का ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है स्टील का। स्टील के पास एक डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण से उसमें जब भी कोई फेलियर होने वाला होता है, स्ट्रक्चरल फेलियर, वो हमें दिखने लगता है किसी भी फॉर्म में। सपोज इलोंगेशन होने लगेगा या डिफ्लेक्शन होने लगेगा, जो हमें एक वार्निंग साइन देता है कि ये स्ट्रक्चर फेल होने वाला है। स्टील एक टफ मटेरियल है जो उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसकी टफनेस बहुत ज़्यादा होती है। सपोज हम कंसिडर करें कि किसी कंक्रीट की, तो उसकी नॉर्मल कंक्रीट की ग्रेड हम मान लें M20 ग्रेड होती है, लेकिन स्टील की नॉर्मल ग्रेड Fe410 है, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ कंक्रीट। So we can say that it is much tough and it has higher strength as compared to concrete. Being light can be conveniently handled and transported as compared to concrete. स्टील मेंबर्स बहुत ही हल्के होते हैं, और अगर हमें कहीं भी ट्रांसपोर्टेबल मेंबर्स का डिज़ाइन करना है, सपोज हमें एक ब्रिज डेक का डिज़ाइन करना है जो किसी हमें रेलवे ओवर ब्रिज में लगाना है, उसके लिए हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि उसे हमें ट्रांसपोर्ट करके ले जाके वहाँ पे फिक्स करना होता है। इसलिए वहाँ के लिए हम अक्सर प्रेफर करते हैं कि हम स्टील ब्रिजेस का यूज़ करें, स्टील गर्डर्स का यूज़ करें। प्रॉपर्टी मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टील की लॉन्ग लाइफ होती है एज कम्पेयर टू कंक्रीट। अगर हम उसकी थोड़ी बहुत डिसएडवांटेजेस को नेग्लेक्ट कर दें तो उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विथ टाइम। कंक्रीट और अदर मटेरियल की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जैसे कंक्रीट में रिएक्शंस उसके पूरे लाइफ टाइम चला करते हैं, जब तक कंक्रीट की लाइफ वो स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन स्टील की प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, कांस्टेंट रहती है पूरे लाइफ टाइम उसके। अगर उसने स्ट्रेंथ Fe410 ग्रेड ने उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 मेगा पास्कल शो कर रहा है, तो वो पूरे लाइफ में अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 मेगा पास्कल ही शो करेगा, जब तक के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है। एडिशन एंड अल्टरेशन कैन बी मेड इजीली। अगर स्ट्रक्चर में हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, सपोज हमारे पास एक ट्रस ब्रिज है जिसमें बाद में डिज़ाइनर को पता चलता है कि उसे कुछ एक अलग से मेंबर भी लगाने हैं, तो अगर ये मेंबर स्टील का है तो ठीक है, और अगर ये मेंबर कंक्रीट का होता तो इसमें क्या पॉसिबल था कि हम एक कॉलम बना पाते? ऐसे सब में नहीं बना पाते, क्योंकि कॉलम बनाने के लिए हमें यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। वो रीइंफोर्समेंट पहले से प्रोवाइडेड नहीं होता उसमें। लेकिन स्टील मेंबर्स में ऐसा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर वेल्डिंग कर सकते हैं या प्लेट लगा के हम उस पर बोल्ट या रिवेट लगा के उसे फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईएस्ट स्क्रैप वैल्यू अमंग ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स। किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के बाद, उसे तोड़ने के बाद, स्टील हमें अच्छी खासी स्क्रैप वैल्यू, मतलब वेस्ट की भी अच्छी खासी वैल्यू दे जाता है। इरेक्शन एट अ फास्टर रेट। स्टील स्ट्रक्चर्स को हम बहुत ही तेज़ी से बना सकते हैं, और उसमें उसके फैब्रिकेशन में, उसे असेंबल करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले से बने बनाए स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बने बनाए मेंबर्स होते हैं उसके। अनलिमिटेड रिसाइकलेबल मटेरियल। स्टील मेंबर्स को हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, उसको हम एक जगह से निकाल के दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, फिर वहाँ से निकाले कहीं और यूज़ कर सकते हैं, अनलेस उसमें कोई कमी ना गई हो, कोई खराबी ना आ गई हो, तब तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। व्हेन इट इज व्हेन प्लेस इन एक्सपोज कंडीशन सब्जेक्टेड टू कोरोजन।
स्टील का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर वो किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा गया है तो उसमें कोरोजन होने लगता है, उसे फेरस ऑक्साइड बनने लगते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ लूज करने लगता है। उसके लिए हमें अलग अलग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, उसके उसमें पेंटिंग करना होता है या जिंक प्लेटिंग करते हैं, उसका हम एनीलिंग करते हैं और गैल्वनाइजिंग करते हैं उसको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए। नीड फायर प्रूफ ट्रीटमेंट विच इंक्रीजेस कॉस्ट। फायर प्रूफ ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर का करना होता है, नहीं तो उस स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा हमारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के केस में हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उस स्ट्रक्चर को जब गिराया गया तो प्लेन से अटैक किया गया उसमें, तो ऐसा नहीं था कि वो प्लेन स्ट्राइक कर जाता और वो स्टील स्ट्रक्चर गिर जाता आसानी से। ऐसा नहीं था। जब उसमें प्लेन से अटैक हुआ तो वहाँ पे फायर शुरू हो गई। फायर शुरू होने के बाद, और जैसा हम जानते हैं कि स्टील इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट की कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे फायर की वजह से हीट की कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और वो हीट ट्रैवल करके नीचे चला गया फाउंडेशन में। फाउंडेशन में चले जाने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और टेम्परेचर और लोड की वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। To avoid this type of failures, we need to have fireproof treatment of structures. Fatigue is major drawback. Steel members get fatigue due to cyclic loading. स्टील मेंबर्स में कई बार लोड एक्ट करने से उसकी मतलब अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। सपोज एक बीम है और उस पर हम कई बार लोड लगा रहे हैं, मींस इस पे कई बार व्हील लोड क्रॉस हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें बीम में डिफ्लेक्शन होगा नीचे की तरफ और फिर बाद में वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करेगी। ऐसा करने से बार बार वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है। अंडर सर्टेन कंडीशन इट में लूज इट्स डक्टिलिटी। अंडर सर्टेन कंडीशंस मींस एक कंडीशन होती है प्लास्टिक हिंज फॉर्म करने की। जब प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर लेता है तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है बिना किसी भी डक्टाइल नेचर को शो किए हुए। उसको हम स्टडी करेंगे लेटर 5th यूनिट में क्या होता है प्लास्टिक एनालिसिस। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील बेसिकली हम जो डिज़ाइन में यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील होते हैं IS 2062, FE410A, FE410B एंड C। ए बी सी इसकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं कि ए अगर हम स्ट्रक्चर को नॉर्मल कंडीशन में यूज कर रहे हैं, बी अगर हम स्ट्रक्चर को अप टू 0 डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हैं तो FE410B यूज करना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर को -40 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें FE410C यूज करना चाहिए। ये एक क्रिटिकल स्टील है, इसमें हम क्रिटिकल कंडीशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रो एलॉयड, जिसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा होती है, FE44B। मीन्स ऐसा नोटेशन का मतलब ये होता है कि FE44, FE बताता है कौन सा मटेरियल है, 44 बताता है उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसा है और B बताता है उसका क्लास कैसा है। उसका क्लास मतलब A क्लास, B क्लास या C क्लास। A क्लास मीन्स फॉर नॉर्मल कंडीशन, B class means up to 0 degree Celsius, means structure can be used up to 0 degree Celsius, and C class material can be used in structure up to -40 degree Celsius. नेक्स्ट है मीडियम और हाई स्ट्रेंथ स्टील। इसकी स्ट्रेंथ माइक्रो एलॉयड स्टील से भी ज़्यादा होती है, FE540B। IS 8500 इसकी स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा होती है, FE590B।
मींस इतने टाइप के स्ट्रक्चरल स्टील होते हैं, लेकिन हम बेसिकली या नॉर्मल कंडीशन में कहें, हम AKTU में अपने सिलेबस में हम और IS 800 2007 कोड जो हमें यूज़ करना है उसको यूज़ करके हम सिर्फ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स का डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सम ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील की कुछ बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हमें जानना चाहिए, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसका शेयर मॉडुलस क्या होता है, 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। पॉइजन्स रेशियो क्या यूज़ करते हैं हम इलास्टिक रेंज में और प्लास्टिक रेंज में, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, और यूनिट वेट उसका कितना होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें IS 800 2007 कोड में दी होंगी, हम वहां से देख सकते हैं अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टील। क्या होते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल स्टील जो हैं Fe410B A B C, इसमें हम बेसिकली ये एलॉय होते हैं कार्बन मैंगनीज सल्फर फास्फोरस और सिलिकॉन के। ओके, कार्बन एक स्पेशल मटेरियल है जो हम यूज़ करके स्टील को हम माइल्ड स्टील बनाते हैं, मतलब आयरन को यूज़ करके हम माइल्ड स्टील बनाते हैं। कार्बन जैसा हम जानते हैं 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स, और आयरन हमारा 2 और 3 वैलेंसी शो करता है। तो जब भी हम कोई कार्बन एटम ऐड करते हैं, कार्बन एटम ऐड करने से वो क्या करता है, आयरन के एक एटम को रिप्लेस करके कार्बन अब उसके बॉन्ड स्ट्रक्चर में जगह ले लेता है। सपोज हमारे पास एक स्टील, अगर हम इसका माइक्रो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा जिसमें अलग अलग हमको दिख रहे हैं ये आयरन के एटम्स हैं, और उनमें से कोई भी आयरन का एटम हटा के हमने एक कार्बन का एटम फिक्स कर दिया है। अब अभी तक क्या था, ये आयरन का एटम जो था वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता था। अब क्या होगा, अब कार्बन का एटम क्या करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक नीचे की तरफ भी फॉर्म करेगा, मींस एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाता है कार्बन के आने की वजह से। उससे क्या होता है, एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है और उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ब्रिटलनेस बढ़ती है और डक्टिलिटी कम होती है। अदर एलॉयज सच एज मैंगनीज सल्फर और फास्फोरस उसकी कोरोजन और अलग अलग प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं, वो हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है कि केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कार्बन मैंगनीज सल्फर फास्फोरस और सिलिकॉन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है रोल्ड स्टील सेक्शंस होते क्या हैं और इन्हें बनाया कैसे जाता है। रोल्ड स्टील सेक्शंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम आयरन एलॉय बनाते हैं और उसको मॉल्टन फॉर्म में आयरन और उसमें अलग अलग हम एलॉय मटेरियल सच एज कार्बन मैंगनीज सल्फर फास्फोरस ये सब ऐड करके मॉल्टन फॉर्म में ही उसको हम कास्टिंग करते हैं, उसको एक सांचे में ढालते हैं। उस सांचे में उसके ढालने के बाद और हम उसकी रोलिंग करते हैं। रोलिंग करने के लिए रोलर्स होते हैं हमारे पास, जैसे गन्ने का रस निकालने वाली मशीन होती है, सिमिलर उसी मैनर में हमारे पास रोलर्स होते हैं। उसी मॉल्टन जो आयरन कास्टेड होता है उसको सेमी मॉल्टन फॉर्म में मींस रेड हॉट फॉर्म में ही हम उसको रोलर के अंदर ले जाते हैं, वहाँ उसकी रोलिंग करते हैं। रोलिंग करते टाइम रोलर में ग्रूव्स बने होते हैं, उसमें कट्स बने होते हैं, और हमें जिस शेप का सेक्शन चाहिए होता है वो शेप का सेक्शन उससे निकल के आता है और हम अपने डिजायर्ड शेप में उसको वहाँ से कट करके सेक्शन को रख लेते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम 2-4 प्रोसेस और करते हैं, जैसे क्वेंचिंग करते हैं, उसकी एनीलिंग करते हैं या उसकी किलिंग करते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। बेसिक ये जानना जरूरी है कि किलिंग क्या होता है, सेमी किल्ड, किल्ड और फुल्ली किल्ड माइल्ड स्टील क्या होती है। अगर हम
नॉर्मल हॉट मोल्टेन आयरन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, लेकिन जब भी हम उसकी किलिंग करते हैं तो कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करते हैं जो उस कार्बन को हम रिमूव कर देता है मॉल्टन फॉर्म में ही। अगर ऐसा ना करें तो ठंडा होने के बाद वो आयरन में से बाहर आएगा और वहाँ पे अपनी जगह पे पोर्स छोड़ जाता है, इसलिए वो दिक्कत आती है और उससे स्ट्रेंथ कम हो जाती है सेक्शन की। इसलिए हम स्टील की किलिंग करते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिशनल केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं। ठीक। और अलग अलग सेक्शंस जो बनते हैं वो हमें मिलते कहाँ हैं, वो हम हमारे लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक आईएस हैंडबुक बनाई हुई है, आईएस हैंडबुक नंबर 1, और जिसे हम मार्केट में स्टील टेबल के नाम से जानते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के स्टील सेक्शंस दिए होते हैं, कौन कौन से टाइप के स्टील सेक्शंस हैं। अलग अलग टाइप की स्टील सेक्शंस कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। रोल्ड स्टील आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, ट्यूब, बार, फ्लैट, प्लेट, शीट और स्ट्रिप्स। ये 10 टाइप के सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस आपको स्टील टेबल में भी और आईएस कोड में भी देखने को मिल जाएंगे, इसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अलग अलग सेक्शंस के नाम कैसे रखे गए हैं और किस पैरामीटर्स के बेसिस पे रखे गए हैं। सपोज आई सेक्शन इज डेजिग्नेटेड बाय डेप्थ एंड हाइट। सपोज एक आई सेक्शन है हमारे पास, इसमें अगर नाम लिखा है ISHB 500 मीन्स इट हैज़ a depth of 500 mm and unit weight of 735.8 Newton per meter, means 735.8 न्यूटन इसका वेट है 1 मीटर लेंथ ऑफ आई सेक्शन का। सिमिलरली चैनल सेक्शन ISLC 350 means 350 is the depth or 380.6 Newton is the unit weight of that channel section. ISLB, ISLC ये नाम स्पेसिफाई करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग बीम, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन या चैनल सेक्शन ISNT, सिमिलरली इंडियन स्टैंडर्ड टी सेक्शन, एंगल सेक्शन ISA। एंगल सेक्शन को हम डिनोट करते हैं उसके दोनों लेग्स और थिकनेस के बेसिस पे 40, 25 और 6। अगर हम कहते हैं ISA 40, 25, 6, तो ISA 40, 25, 6 में एक एंगल, एक लेग इसका 40 mm का होगा, दूसरा लेग 25 mm का होगा, और इस एंगल की जो थिकनेस है वो 6 mm की होगी। इस थिकनेस की बात करें तो ये सेक्शन का थिकनेस 6 mm की होगी। सिमिलरली स्टील हॉलो सेक्शंस आते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और स्क्वायर हॉलो सेक्शंस आते हैं। स्टील फ्लैट्स आते हैं ISF करके, जिसमें हमें विड्थ और थिकनेस दी होती है कि फ्लैट की विड्थ कितनी है और थिकनेस कितनी है। स्टील प्लेट्स आर डिजाइन्ड बाय इट्स लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। एग्जांपल ISPL 2000 into 1000 into 8 means 2000 is length, 1000 its width and 8 mm its thickness. Steel sheets are also designed with similar length, width and thickness parameters. Steel strip are designed with width and thickness. If required we can also design special sections. अगर हमारे पास कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए सेक्शन नहीं है, सपोज हमें कोई सेक्शन के लिए किसी एक एक्सिस के अलोंग, सपोज हमें इस एक्सिस के अलोंग ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, दो एंगल सेक्शंस को बैक टू बैक ज्वाइन कर दिया, तो उसे हमें बिल्ट अप सेक्शन कहते हैं। सेक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाउंड सेक्शन, दूसरा होता है बिल्ट अप सेक्शन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्ट अप सेक्शन होता है जब हम कोई भी दो सेक्शंस को ज्वाइन करके और कुछ प्रॉपर्टीज़ को, टू और मोर देन टू प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं, तो उसे कहते हैं हम बिल्ट अप सेक्शन। अगर हम सिर्फ एक साइड की डायमेंशन या थिकनेस या प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेक्शन। कंपाउंड सेक्शन में हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी का इम्प्रूवमेंट करते हैं
और बिल्टअप सेक्शन में हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का इम्प्रूवमेंट करते हैं। सिमिलरली स्टील स्ट्रक्चर्स 2 टाइप के होते हैं। स्टील स्ट्रक्चर 2 होते हैं, जैसे एक स्टील स्ट्रक्चर विच आर मेड अप ऑफ प्लेट्स एंड शीट्स, दूसरा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स। प्लेट्स और शीट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आते हैं हमारे बिल्डिंग, जैसे फ्रेम्ड बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें आते हैं रेल रोड स्ट्रक्चर्स और ओवरहेड टैंक, ये भी आता है शीट्स में। और चिमनी या सिलोस की बात करें हम, वो भी आते हैं हमारे प्लेट एंड शीट स्ट्रक्चर्स में। ट्रांसमिशन टावर्स भी आते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल हैव आवर नेक्स्ट क्लास